गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका राजनीति विज्ञान कक्षा 11 की लाइव क्लास में। हमने आज शुरू करना है अध्याय 4। राजनीति विज्ञान का चौथा जो अध्याय है वो है व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका को अपन साधारण भाषा में क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक व्यवस्था है कि सबसे पहले जिस मान लीजिए आपने सरकार का नाम सुना हो। सरकार किसे कहते हैं? सरकार का अर्थ होता है कि राज्य को मूर्त रूप देने वाली संस्था को राज्य कहा जाता है, सरकार कहा जाता है। यानी सरकार का अर्थ है कि राज्य जो है वो अमूर्त संस्था या फिर अदृश्य संस्था है, लेकिन जब यहाँ पर सरकार का गठन होता है तो उस राज्य को मूर्त रूप मिल जाता है, और मूर्त रूप मिलना ही सरकार कहलाता है। यानी राज्य को मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था को अपन क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। अब सरकार के अंग कौन से हैं? 10वीं क्लास के अंतर्गत आपने पढ़ा कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जिसमें नंबर 1 तो है ये वाली आपकी व्यवस्थापिका। ठीक है, दूसरा अंग है सरकार का कार्यपालिका, और तीसरा अंग है न्यायपालिका। 3 अंग है सरकार की। व्यवस्थापिका है पहली, दूसरा आपकी कार्यपालिका, और तीसरी है न्यायपालिका। यानी ये केंद्र सरकार की मैं बात करूं, केंद्र सरकार के अंग, तो केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। पहले ये, दूसरे ये, और तीसरी ये 3 अंग। इसी तरह से अगर अपन बात करें, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि राज्य भी है, यानी सरकार के स्तर, ये 3 अंग है। उसके बाद है सरकार के स्तर। सरकार के स्तर किसी भी देश में सरकार के, भारत में अगर हम बात करें तो सरकार के 3 स्तर हैं। सबसे पहले है केंद्र सरकार, दूसरे नंबर पे है प्रत्येक राज्यों में राज्य सरकार, और तीसरे स्तर की सरकार है प्रांतीय सरकार, जिसको अपन पंचायत या फिर नगर निगम, नगर पालिका कहते हैं। तो भारत में शासन के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और शासन के 3 ही स्तर है। सबसे बड़ा स्तर यानी जो केंद्रीय स्तर है, केंद्र में शासन के, सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका। इसको अपन ये बोल सकते हैं, इसको संघीय बोल सकते हैं। केंद्र की जगह पर शब्द क्या लगाए? संघीय व्यवस्थापिका, ये भी संघीय कार्यपालिका, और ये होगी संघीय न्यायपालिका। ठीक है, केंद्रीय स्तर के ऊपर सरकार के 3 अंग होते हैं। अगर यही बात मैं करूं आपकी राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार में भी सरकार के 3 ही अंग होते हैं। राज्य सरकार में भी सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, जिसमें व्यवस्थापिका की जगह आ जाएगा क्या? राज्य विधायिका। यहां पे आ जाएगी राज्य कार्यपालिका, और यहां आ जाएगा तीसरे नंबर पे राज्य न्यायपालिका। यानी केंद्र में भी सरकार के 3 अंग है, और राज्य में भी सरकार के 3 अंग है। इसको राज्य
संघीय व्यवस्थापिका केंद्र में है, उसकी जगह राज्य में राज्य विधायिका है या राज्य व्यवस्थापिका है। यहाँ संघीय कार्यपालिका है, इस यहाँ पे बोलेंगे राज्य में राज्य कार्यपालिका, यहाँ संघीय न्यायपालिका, यहाँ पर राज्य में राज्य न्यायपालिका। ठीक है, अब अपन बात करें कि व्यवस्थापिका जो है इसका दूसरा नाम है संसद। इसको क्या बोलते हैं अपन? संसद बोलते हैं। ये केंद्रीय संसद है, या भारत में संघीय संसदीय प्रणाली को अपनाया गया तो संसद है। और ये है राज्य की संसद, इसका नाम भी क्या है? संसद है। संसद कह दो या फिर विधानसभा कह दो। ठीक है, ये कार्यपालिका है तो ये भी कार्यपालिका, ये न्यायपालिका है तो ये भी न्यायपालिका। ठीक है, यहाँ जो संघीय व्यवस्थापिका है, संघीय व्यवस्थापिका, भारत में जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको संसद कहते हैं। अलग अलग देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। जैसे अमेरिका में इसको कांग्रेस कहते हैं, जापान में इसको डाइट कहते हैं, अफगानिस्तान में इसको सूरा कहते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे आपके कनाडा है, कनाडा में इसको किसी और नाम से जानते हैं, ब्रिटेन में इसको पार्लियामेंट बोलते हैं। ऐसे ही भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। इस संसद के दो सदन हैं। भारत में संसद के कितने सदन हैं? दो सदन। एक तो है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। ठीक है, भारत में संसद के या फिर व्यवस्थापिका के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से राज्य विधायिका में भी दो ही सदन हैं। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एक ही सदन है। एक सदन वाली विधायिका को तो राज्य में एक सदन अगर संसद का है तो एक सदनीय विधायिका को अपन बोलते हैं विधानसभा। विधानसभा, कई बार प्रश्न आता है विधानसभा किसे कहते हैं? तो विधानसभा का मतलब है भारत में एक राज्य में एक सदन वाली विधायिका को विधानसभा कहते हैं। और इसका दूसरा सदन होता है जिसका नाम है विधान परिषद। दोनों को मिला के बनता है विधानमंडल। ठीक है, केंद्र में जो संसद है उसके दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्य में जो विधायिका है या व्यवस्थापिका यानी संसद जो है उसके भी दो सदन है। भारत के कुछ राज्यों में एक सदन है, एक सदनीय विधायिका। एक सदनीय विधायिका को क्या कहेंगे? विधानसभा। और दूसरा सदन क्या है? दूसरे सदन को कहते हैं क्या? विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें भारत के अंतर्गत, अगर हम देखें तो भारत में कुछ राज्यों में एक सदन है और कुछ राज्यों में दोनों सदन पाए जाते हैं, यानी विधानसभा भी और विधान परिषद भी। यानी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय विधायिका पाई जाती है। यानी भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहां दोनों सदन पाए जाते हैं। और 29 में से 6 निकाल दे तो कितने शेष बचते हैं? 29 में से 6 निकाल दे तो कितने बचते हैं? 23 23 राज्य ऐसे हैं जहां विधान सभा है, यानी वहां पर एक सदनीय विधायिका है। और 6 राज्य ही ऐसे हैं जहां द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पाई जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि भारत में दूसरा सदन, या इसको मैं बोल दूं क्या? द्विसदनीय व्यवस्थापिका। द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत में कितने राज्यों में? 6 राज्यों में, जिसमें आपका जम्मू कश्मीर है, बिहार है, कर्नाटक है। इसके अलावा आपका जैसे एक बच जाता है कर्नाटक आ गया, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 1 2 3 4 5 6, ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां द्विसदनीय व्यवस्थापिका पाई जाती है। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान
परिषद की, और बाकी 23 राज्य हैं उसमें सिर्फ एक ही सदन है, विधायिका का कितना सदन है, एक सदन है, जिसको अपन क्या कहते हैं, विधान सभा कहते हैं। इसमें राजस्थान का नाम आया, तो राजस्थान में कौन सा सदन है, सिर्फ एक सदनीय विधायिका है जिसको विधानसभा बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका में अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी, इन चारों पांचों को मिलाकर के कार्यपालिका बनती है। और न्यायपालिका में अपन पढ़ते हैं किसको, सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय। केंद्रीय या संघीय न्यायपालिका का दूसरा नाम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। ऐसा ही यहाँ पे राज्य में जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति के स्थान पे आएगा राज्यपाल, यानी केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की है, राज्य में वो स्थिति राज्यपाल की है। उपराष्ट्रपति का पद केंद्र में होता है, उपराज्यपाल का पद राज्य में नहीं होता है। प्रधानमंत्री की जगह आएगा क्या, मुख्यमंत्री आएगा। मंत्री परिषद की जगह मंत्री परिषद आ जाएगी। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री आता है। अब राज्य न्यायपालिका में यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, तो राज्य न्यायपालिका में आएगा उच्च न्यायालय को अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ स्ट्रक्चर कि सरकार किसे कहते हैं। आपके सामने सरकार के स्तर कितने हैं, 3, 1 और 2 तो मैंने बता रखे हैं, एक तो ये और दूसरा ये वाला राज्य में। इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका केंद्र में है, राज्य में भी वही, राज्य विधायिका, राज्य कार्यपालिका और राज्य न्यायपालिका होती है। ठीक है, संसद में अपन पढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा को। ठीक है, कार्यपालिका में अपन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद को पढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में अपन न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को पढ़ते हैं। यहाँ राज्य विधायिका में कुछ राज्यों में एक सदन है जिसको विधानसभा कहते हैं। राजस्थान में विधानसभा है और इसके साथ 22 राज्य और हैं जिनमें विधानसभा है, यानी एक सदनीय विधायिका को अपन विधानसभा कहते हैं। भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ दोनों सदन है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक है, वो कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। यहाँ पे पाई जाती है द्विसदनीय व्यवस्थापिका। ठीक है, केंद्र में अपन जो स्थिति राष्ट्रपति की देखते हैं, राज्य में वो स्थिति राज्यपाल की है। प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की है। मंत्रिपरिषद यहाँ पर भी होता है और यहाँ पर भी होता है। ठीक है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ पर उच्च न्यायालय होता है। ठीक है, अब अपन बात ये करते हैं कि ये कैसे बनेगी, यानी संसद अपने पास सबसे पहले सवाल ये आता है कि संसद किसे कहते हैं। संसद किसे कहते हैं, तो संसद का मतलब ये हो गया, मैं नीचे वाले को एक बार मिटा देता हूँ। सबसे पहले अपन ये ऊपर वाला पढ़ेंगे, है ना, यानी संघीय व्यवस्थापिका, यानी संघीय केंद्र सरकार के अंगों के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैं राज्य सरकार को एक बार मिटा देता हूँ। ये तो आपने उतार लिया होगा, पूरी चीज को उतार लेना, दोनों का स्ट्रक्चर एक जगह। ये मैं राज्य का मिटा देता हूँ, अपने पास रह गया केंद्र के अंदर। ठीक है, यानी संघीय केंद्र सरकार के अंग। अब लोकसभा, राज्यसभा और इसमें एक चीज हो जाती है राष्ट्रपति। यानी संसद किसे कहते हैं या संसद का गठन कैसे होता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में भारत में एक संसद का गठन किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है,
जिसमें कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला करके क्या बनती है, संसद बनती है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तीनों का मिश्रित रूप क्या कहलाती है, संसद कहलाती है। ठीक है। अब जो संसद है, संसद के कितने सदन है, 2 सदन। कितने सदन, 2 सदन, एक लोकसभा और एक है राज्यसभा। ठीक है। अब लोकसभा जो है इसको अपन बोलते हैं निम्न सदन, निम्न सदन, और इसको बोलते हैं अपन उच्च सदन। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। उसके बाद लोकसभा को अपन प्रथम सदन बोलते हैं और राज्यसभा को अपन बोलते हैं द्वितीय सदन। लोकसभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में हुआ है और राज्यसभा गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार हुआ है। ठीक है। ये इधर उधर भी हो सकता है, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है मुझे, मैं देख के आपको और बता दूंगा। अगर आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है तो आप कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब अपन बात करते हैं संसद के बारे में। तो संसद ये लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन क्यों है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित करती है, यानी जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से वैश्विक मताधिकार के आधार पर संसद के सदस्यों का चुनाव करती है, यानी जनता इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेती है। और इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी नहीं है, इसलिए ये अलोकप्रिय सदन है। ठीक है। ये इसमें कुछ साधारण बातें आ जाती है। उसी तरह से आप अगला पार्ट आपका होगा कार्यपालिका और उससे आगे होगा न्यायपालिका। ठीक है। तो संसद के बारे में नॉर्मल चीज़ें आपके सामने हैं कि संसद किसे कहते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं इसके गठन की, अंतर और साथ में गठन। पहला अंतर लोकसभा और राज्यसभा में। पहला अंतर है लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहते हैं जबकि राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा संसद का प्रथम सदन है जबकि राज्यसभा संसद का द्वितीय सदन है। तीसरा, लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है जबकि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। नंबर 4, चौथा अंतर है लोकसभा लोकप्रिय सदन है जबकि ये लोकप्रिय सदन नहीं है। संसद को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जनता संसद लोकसभा के चुनाव में प्रत्यक्ष भागीदारी निभाती है जबकि राज्यसभा के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं निभाती। ठीक है। अब उसके बाद नंबर 4 पे मैं बात करूँ, यहाँ पे 4 नंबर पे ये बताता हूँ मैं आपको योग्यता। यानी लोकसभा की योग्यता क्या है और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता सेम ही है। 10वीं क्लास में मैंने आपको बताया था, आपने पढ़ा भी होगा कि जैसे भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता कि वह व्यक्ति भारतीय हो, इसमें भी आएगा भारतीय हो। ठीक है। दूसरी चीज, वह पागल या फिर दिवालिया घोषित न हो, इसमें भी आएगा कि राज्यसभा का सदस्य न्यायालय के द्वारा पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य है, वो व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य है, राज्यसभा का भी सदस्य है, तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन से उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा। अंतर कहाँ है, मैं अंतर की बात कर रहा हूँ। तो अंतर सिर्फ इतना है कि लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए योग्यता चाहिए 25 वर्ष। इतनी 25 वर्ष, यानी लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए सदस्यों की योग्यता चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए योग्यता चाहिए 30 वर्ष। ये अंतर है। ठीक है।
और बाकी सब चीजें सेम आपकी आती है। उसके बाद अपन बात करें शपथ। 5वें नंबर पे शपथ कौन दिलाता है? लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाएगा कौन? यानी लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको अपन बोलते हैं क्या? सांसद बोलते हैं। लोकसभा के सदस्यों को क्या बोलते हैं? सांसद बोलते हैं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी। क्या बोलते हैं? एमपी या फिर सांसद। ठीक है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा लोकसभा के सदस्यों को शपथ और राज्यसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। यहाँ पर भी राष्ट्रपति आएगा और यहाँ पर भी राष्ट्रपति ही आएगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन सदस्य संख्या। छठा, सदस्य संख्या, ये छठा अंक है। इसको ध्यान से देखना आपको। यानी लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो पहले लोकसभा की बात करें। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या होती है 552 और राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है 250। ठीक है। अब ये 552 कैसे हुए? 552 में से मतलब इनका रेशा ऐसे बनता है 530 प्लस 20 प्लस 2, यानी ये 530 है, ये जनता द्वारा निर्वाचित, यानी जनता इनका चुनाव खुद करती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं 530 सदस्य लोकसभा में। यानी ये कह दें कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। 20 जो सदस्य हैं ये है संघ केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। 20 सदस्य जो है वो संघ केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं और 2 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनीत यानी ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। तो 5 लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 530 होती है, जिसमें से 552 में से 530 जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से और 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं जो आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं। लेकिन वर्तमान में ये संख्या 552 न होकर के कितनी है? 545 है। 545 का डिवाइडेशन करेंगे अपन तो ये तो 530 की जगह 530 आएंगे, यानी 530 जनता के द्वारा क्या होंगे? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। ये 20 की जगह घट करके हो जाएंगे कितने? 13 सदस्य होते हैं क्या? संघ केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित और प्लस 2 ये 2 सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से निर्वाचित। ठीक है। अब राज्यसभा, ये 250 का डिवाइडेशन कैसे होता है? 250 का होता है आपका 238 प्लस 12, यानी 238 होते हैं वो अप्रत्यक्ष, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, यानी विभिन्न राज्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। यानी ये एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और 12 जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत करता है। अब यहाँ पे ये आया कि 2 सदस्य, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? 2, और यहाँ राज्यसभा में 12। तो ये 2 कौन है? आंग्ल भारतीय समुदाय के। तो ये 12 कौन है? ये होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य, खेल, संगीत,
वह अन्य क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त लोग होते हैं। जो विशेष क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त करते हैं उन्हें राष्ट्रपति 12 सदस्यों को लोकसभा में निर्वाचित करता है। ठीक है, ये हो गया सदस्य संख्या। 7वां बिंदु है निर्वाचन यानी लोकसभा का निर्वाचन होता है कैसे? प्रत्यक्ष, यानी वयस्क मताधिकार द्वारा, और ये होते हैं अप्रत्यक्ष यानी एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब अपन बात करते हैं क्या? कार्यकाल यानी लोकसभा का कार्यकाल होता है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति इसे कभी भी भंग कर सकता है। तो 5 साल से पहले भी ये भंग हो सकती है। इसका मतलब ये क्या है? अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन। जबकि राज्यसभा कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। प्रति सदस्य या प्रति 2/3 सदस्य 2 वर्ष के बाद अपना पद त्याग देते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का, प्रति सदस्य कार्यकाल 2 वर्ष का हो गया। ठीक है, ये स्थायी सदन है यानी इसको लोकसभा की तरह भंग नहीं किया जा सकता। उसके बाद पदाधिकारी यानी लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। यहाँ पर एक सभापति होता है और एक उपसभापति होता है। तो ये है आपके लोकसभा और राज्यसभा का गठन और उसके अंतर और इसके बारे में आपको विस्तार से कल लिखाएंगे। फिलहाल मैंने आज आपको समझाया है। वीडियो को बार बार देखें, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें और जो मैंने शॉर्ट तरीके से लिखा है उसको लिखने का प्रयास भी आप करें। धन्यवाद।